Assalamualaikum. I am Gurtulan. My qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in NIMS. Students, in the lecture number 7, we discuss about the Muslim scientists, their role, and different techniques which they used in this era. ठीक है? और in the lecture number 8, we also discuss about the Muslim scientists वर्क। तो उसमें जो फर्स्ट है वो साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। स्टार्ट में है इब्ने हैशम और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 965 टू 1039 सी। ठीक है। फर्स्ट में जो उसकी इन्वेंशन थी, फाउंडर ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, उसने यानी क्लासेस बनाई, उसने ऑप्टिक्स पर वर्क किया। सेकंड इज इन्वर्टर ऑफ कैमरा, उसने कैमरे के ऊपर वर्क किया कि किस तरह से कोई इमेज है वो इन्वर्ट होकर जो से वो फिक्स यानी हमारे सामने ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट स्टडीज ऑन द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इन हिज बुक ऑफ ऑप्टिक्स। उसने एक बुक लिखी थी ऑप्टिक्स पर जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करके उसने वहाँ पे कोटेड की थी लाइन्स। तो जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें कोई भी रेडिएशन है या कोई भी लाइट है वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जो है वो वापस यानी उस मीडियम से बाहर चली जाती है और एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू। और सेकंड है रिफ्रैक्शन, इसमें कोई भी लाइट रेज सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदर मीडियम में ही किसी एंगल से मूव करती है, तो वो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट इज ही डिस्क्राइब दैट द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इब्ने हैथम के मुताबिक जो लाइट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। जब भी वो मूव करेगी साथ में एनर्जी को अपने साथ यानी जहाँ पे भी लाइट होगी वहाँ पे एनर्जी का खास तौर पर जिक्र होगा। लास्ट इज ही एक्सप्लेन द रेनबो साइंटिफिकली। इसने जो स्काई के ऊपर रेनबो जो यानी अफेयर होगी इसने उसका साइंटिफिक रीज़न दी कि वो किस असूल के तहत जो है वो रेनबो ऑब्जर्व होती है, तो उसने उसका साइंटिफिक मेथड डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है ही फार्मूलेटेड द साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है कि किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसके ऊपर डिफरेंट जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो किस तरह से होती हैं। उसमें फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को पहले क्या उसका ऑब्जर्व करना, फिर उसके स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि उस चीज़ में जो आपका मेन थीम है जो आपने डिटरमिन करनी वो है क्या। ठीक है, अगर ब्लड सैंपल है तो उसमें आपने क्या कौन से सेल वो डिटरमिन करने हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस, उसके मतलब जो आपने स्टेटमेंट लिखी होगी उसका डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाएंगे डिफरेंट कंडीशंस लगाकर। नेक्स्ट है टेस्टिंग हम करेंगे, एनालिसिस का करेंगे और इंटरप्रिटेशन यानी उसके जो कंडीशन हम लोगों ने निकाली उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफरेंट जैसे वो जो रिजल्ट्स वगैरह उनको अपडेट करेंगे। फिर जो हमारे पास वो रिजल्ट जो कि रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा उसका हम कंक्लूजन करने के बाद फिर वो हम जिसकी हमने फाइंडिंग की उसकी पब्लिकेशन करेंगे, ताकि और कोई यानी पर्सन अगर वही एक्सपेरिमेंट बार रिपीट करना चाह रहा है या फिर उस पर वर्क करना चाह रहा है तो वो उससे हेल्प आउट हो जाए। फिर उसकी लास्ट में हम क्या करेंगे पब्लिकेशन। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो अल-जज़ारी है। ठीक है, ये फादर ऑफ द रोबोटिक्स, इसने रोबोट्स पर काम किया था मशीन के ऊपर। ठीक है, कि मशीन के थ्रू ही सारा वर्क किया जाए। सेकंड में ही डिस्कवर्ड द ऑटोमेटेड आर्बिटर फॉर डिस्पेंसिंग द लिक्विड्स फॉर द ड्रिंकिंग। इसने इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया था ऑटोमेटेड जो कि खुद ब खुद लिक्विड को ड्रिंकिंग की फॉर्म में स्प्रेड करता था, यानी इसमें कोई ह्यूमन का नहीं था रोल, इसमें सारा मशीन के थ्रू ही वर्क किया गया। थर्ड इज हिज वर्क बेस्ड ऑन द ऑटोमेटेड डिवाइसेस एंड द मशीन्स मैकेनिक्स। ठीक है, इसने जितना भी इसका वर्क था अल-जज़ारी का वो ऑटोमेटेड डिवाइसेस पर था। ठीक है, इसने इस तरह की डिवाइसेस बनाई कि जिससे ह्यूमन जो वर्क है वो कम हो जाए और सारा वर्क इस पर उसने किसके थ्रू हुआ, मशीनरी के थ्रू। Last is he discovered a steam engine, internal combustion engine, paving the way for the automated control and the other modern machinery. ये सारे वो ऐसे वर्क हैं जो कि इसने सारे मशीन के थ्रू स्टीम इंजन, ये भी एक मशीन है जिसके थ्रू स्टीम यानी स्टीम प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से इंजन मूव करेगा। आगे इंटरनल कंबस्शन इंजन, इसके अंदर
यानी इंजन के बजाते खुद उसके अंदर कंबस्टन के थ्रू फिनोमेना क्रिएट होगा और वो इंजन ड्राइव होगा। एंड लास्ट में पेविंग द वे ऑफ द ऑटोमेटेड कंट्रोल। उसने कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया था जिसमें खुद ब खुद चीज़ें कंट्रोल एक स्पेसिफिक मैनर से होती थी और इसमें मॉडर्न मशीनरी भी इंक्लूड है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। कि एस्ट्रोनॉमी में कौन कौन से साइंटिस्ट उनसे इन्वॉल्व थे। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली जो स्टडी ऑफ द स्टार को कहते हैं। इसमें सिन इब्ने मूसा फर्स्ट साइंटिस्ट। ये मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन था एंड इंजीनियर। ठीक है, इसने मैथ्स पे भी इसको यानी कमांड था और एस्ट्रोनॉमर तो ये था ही। सेकेंड, ही ट्रांसलेटेड एंड मॉडिफाइड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेबल इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इससे पहली मरतबा जो टेबल था एस्ट्रोनॉमिकल उसको मुस्लिम वर्ल्ड में लेकर उसको मॉडिफाई किया ताकि जो मुस्लिम हैं वो उसको रीड करें और उसे मज़ीद उनसे वो वर्क करें। थर्ड इज ही कैलकुलेटेड द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। ज़ाहिर एस्ट्रोनॉमर था तो इसने अर्थ का डायमीटर डिटरमिन किया था और डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जिस तरह प्लैनेट्स हैं, जिस तरह वो जो स्टेशन सेटेलाइट्स वगैरह इन सब की उसने डिफरेंट उनकी लोकेशन, उनके पर्पस वगैरह को स्टडी किया। Last is he also introduced the decimal point notation to the Arabic numerals. इसने जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज लिखी जाती हैं डेसिमल में उनके उसको अरेबिक में कन्वर्ट किया, अरेबिक न्यूमरल्स में, क्योंकि मुस्लिम वर्ड थी तो उनका जो मेन उनकी जो लैंग्वेज थी वो अरेबिक थी, तो इसलिए उसने डेसिमल पॉइंट्स को अरेबिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इज अल-किंदी। इसका जो ड्यूरेशन है वो 8012 to 873 है। इसका जो वर्क है वो कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक में, मेटलर्जी में एंड ऑप्टिक्स में। ठीक है, जो मेटलर्जी होता है उसमें हम मौसमियात को, सीज़न को, वेदर को डिस्कस करते हैं और ऑप्टिक्स जो थे वो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट इसने उसको स्टडी किया था। नेक्स्ट इज ही वर्क ऑन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, उसने फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के जो डिजिट्स होते हैं उसने उसके ऊपर डिस्कस किया था, उसके ऊपर वर्क किया था। ठीक है, यहाँ पे इसमें हम डिफरेंट शेप्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड इज ही एक्सप्लेन द लास्ट रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फॉल ऑफ द बॉडीज। और उसने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो क्या रूल्स में अप्लाई होगा कि वो ऑब्जेक्ट इधर उधर नहीं जाएगा बल्कि सीधा नीचे ही फॉल करेगा। इसकी रीज़न थी ग्रेविटी। उसने ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था। एंड फोर्थ इज ही डिटरमिन द ऑड्स ऑन अ हेमिस्फीयर बाय द मीन्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री स्पेसिफिक मैथ का एक अलग पोर्शन है जिसमें उसने डिफरेंट हेमिस्फीयर्स, यानी एक स्फीयर है उसका अगर हाफ पार्ट कर लेंगे तो उसको हेमिस्फीयर कहेंगे, उसके ऊपर उसने ऑड्स, ठीक है ना, टाइम को उसने डिस्कस किया। लास्ट इज ही आल्सो वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, इसने क्योंकि ऑप्टिक्स पे वर्क किया था इसलिए लाइट की रिफ्लेक्शन जो सी है उसने उसको भी स्टडी किया था कि वाटर में किस तरह से होगी, अगर मीडियम आप चेंज कर रहे थे जिस तरह से एयर है तो उसमें चेंज होगी रिफ्लेक्शन लाइट की। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अल बातूनी। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 858 to 929 AD। तो इसका जो ये फेमस एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन था एंड एस्ट्रोलॉजर था। ठीक है, यानी इसका जो मेन फोकस था वो स्टार से रेलेवेंट था। इसने मैथ पे भी काफ़ी वर्क किया और ये एक्सीलेंट ऑब्जर्वर ऑफ द लूनर एंड द सोलर इक्लिप्स, जिसे हम सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण को कहते हैं, तो उसने उसके ऊपर वर्क किया क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमर था तो उसने इसका ज़्यादातर स्टडी जो सी वो इन सब्जेक्ट्स पर थी। तो उसने ये कहा कि किस तरह से जो है वो चांद ग्रहण कब लगता है और सूरज ग्रहण जो है उस किस कंडीशन में लगेगा। नेक्स्ट इज ही आल्सो प्रिपेयर्ड इस्लामिक कैलेंडर। इसने सबसे पहले जो है ना वो इस्लामिक कैलेंडर बनाया था जो कि चांद के ऊपर था, यानी जिस तरह से चांद बदलता है उसकी डेट के हवाले से किस तरह से उसमें चेंजेस आती हैं, क्या यानी 15 डेज़ के बाद वो दोबारा जैसे चांद जैसे वो घटना शुरू हो जाता है उसके बाद फिर बढ़ता है, यानी इस तरह से उसने स्टडी करके एक पूरा कैलेंडर बनाया था वो भी इस्लामिक में। नेक्स्ट इज ही डिटरमिन द लेंथ ऑफ द सीजन एंड द ट्रू एंड मीन ऑर्बिट ऑफ द सन। इसने सीज़न की लेंथ बताई थी कि सीज़न अगर 4 है तो उसमें एक सीज़न की ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक कितने मंथ तक वो रहेगा, और इसने उसकी जो सन की ऑर्बिट थी उसका आपने बताया कि उसकी स्पेसिफिक हदूद क्या है सन की, यानी उसकी मूवमेंट जो वो यानी उसका जो ख़ास एरिया है
ये भी उसका अल-बतूनी ने ही इस पे वर्क किया था। नेक्स्ट, साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड हिस्ट्री। अब हम उन साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे जिनका हिस्ट्री से और जियोलॉजी में था। उसमें फर्स्ट है अल-इदरीसी। इसका जो ड्यूरेशन है 1099 टू 1166 CE, और ये एक्सपर्ट था इन द जियोलॉजी। इसने ज़मीन को स्टडी किया, अर्थ से रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स, उनके ऊपर ऑब्जेक्ट्स को, उनके नीचे जो डिफरेंट हैं न्यूमरल यानी ऑब्जेक्ट्स उनसे उसको डिस्कस किया था। सेकंड इज ही प्लॉटेड द मैप्स। उसने मैप्स डिस्कवर किए थे कि एक एरिया से कहाँ से कि कहाँ तक है, यानी इस एरिया के बाद नेक्स्ट एरिया से वो कौन सा है, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि फर्स्ट वाले एरिया में नहीं है। नेक्स्ट इज ही कैलकुलेटेड द प्लांट्स एंड एडेड टू द सब्जेक्ट्स ऑफ बॉटनी। इसने प्लांट्स को स्टडी किया, उनको कलेक्ट किया डिफरेंट, और फिर उन सबको किसने बॉटनी सब्जेक्ट जो कि होता है प्लांट्स से रेलेवेंट है उसमें इसने इंक्लूड किया विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेडिसिनल प्लांट। और उसमें खास पे जो रेफरेंस था वो मेडिसिनल प्लांट्स का था। उसने यानी वो प्लांट ज़्यादा इंक्लूड किए जो कि मेडिसिन में यूज़ किए जाते थे डिफरेंट उसकी क्योर करने के लिए डिजीज़ को। नेक्स्ट, इन 1166 ही बिल्ड अ लार्ज ग्लोबल मैप। जब उसने छोटे मैप्स बनाए उसके बाद ये इस तरह इसमें इस तरह की कैपेबिलिटी आ गई, उसने एक ग्लोबल मैप बनाया जिसमें ओवरऑल वर्ल्ड की लोकेशन मेंशन थी। ये बुक उसने एक बुक लिखी थी जो कि नुज़रत अल मुश्ताक फी इख्तियारात अल आफाकी, उसकी बुक का नेम है, जिसमें जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया था। यानी इसमें ओवरऑल अर्थ की स्टडी थी, अर्थ पे यानी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनके बारे में उसने इंसाइक्लोपीडिया बनाया था। वो सारा कुछ उसने इस बुक में मेंशन किया था। नेक्स्ट इज अल-बतूनी, ठीक है, इसका ड्यूरेशन 1304 टू 1369 CE, ये इसका ड्यूरेशन ये था। तो इसका जो वर्क था उसने कवर्स 57,000 माइल्स। इसका ये ज़्यादातर ट्रैवलिंग के थ्रू जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने जो से वो उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यानी मेंशन करके लिखता था। उसमें जो उसने जिन जिन ममालिक में गया था, यहाँ पे जहाँ पे इसने विजिट किया था, उसमें तुर्की है, बल्गेरिया है, रशिया है, पर्सिया है एंड सेंट्रल एशिया। इसके अलावा और भी है, लेकिन जो मेन जो एरिया थे जिसके ऊपर इसने जिनसे इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की वो ये वाले थे। और इसने अपना एक जो जर्नी था वो रहला का था, इस फील्ड विद इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिक्स, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक्स ऑफ द प्लेसेस ही विजिट, ठीक है। उसने जो उस वक्त सफ़र किया था जिन जिन जगहों का, तो उसने पॉलिटिक्स के हवाले से और सोशल कंडीशन के हवाले से वहाँ पर मेंशन किया था कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में जो पॉलिटिक्स का क्या उसमें डिफरेंस है और किस वजह से वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना। और सोशल कंडीशन पर भी कि इस कंट्री की सोशल कंडीशन किस तरह से है, नेक्स्ट वाले की किस तरह से है, ठीक है। इसने डिफरेंस की बिना पर उसने काफ़ी इंफॉर्मेशन जो थी ना वो इस मेंशन की थी। नेक्स्ट इज इब्ने खल्दून। इसका 1332 टू 1406 CE इसका एरिया था, एरा। उसको फादर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये सोशियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो ओवरऑल एक सोशल एरिया होता है। और उसने ही डिड हिज वर्क इन द इकोनॉमी, इसने इकोनॉमिक्स पर भी वर्क किया था कि किस तरह से जो डिफरेंट लोगों के आपस में रिलेशन है, फिर उनके लिहाज से उनकी जो इकोनॉमिक है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं ज़र मुबादला, उसके बारे में उसने वर्क किया था। एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग हमारे इंसानियात या बशरियात के बारे में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सियासी उसने साइंस के ऊपर बहस की थी। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अल-मुकदमा, और इसका जो मेन थीम था वो था हिस्ट्री, कि किस तरह से इंट्रोडक्शन उसका स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री कितनी पुरानी थी, उसमें क्या क्या चेंजेस आई उसमें भी और बेटरमेंट होती गई। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और ये नेशनल हीरो एंड फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर बम। इससे पहले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम किया था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किया, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज़ फेमस पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर। मेटलर्जिकल होता है जिससे हम लोग मेटल्स की उनसे स्पाइक कहते हैं, ठीक है, ये उसका इंजीनियर था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो ये पाकिस्तान के फर्स्ट जो थे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। He recognized the Pakistan's National Space Agency, SPARC, ठीक है, SPARC का एक एब्रीविएशन है।
स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये एक एजेंसी पाकिस्तान में थी जो स्पेस से रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करती थी। नेक्स्ट इज ही पब्लिश्ड मोर देन 188 साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स इन द इंटरनेशनल जर्नल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसने 188 ओवरऑल इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने रिसर्च पेपर को कोट किया। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द सेवरल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, यानी इसने जब ज़ाहिर इसका ये नहीं था ज़्यादा इसका वर्क था, तो इसने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो सी थी ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेंट की, ताकि उसके अंदर जो और नए जो लोग हैं वो स्टडी करें उसके हवाले से और वर्क करें। कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन है। डॉक्टर AQ खान, डिपार्टमेंट ऑफ द मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, ठीक है, ये इसने फर्स्ट इसकी यूनिवर्सिटी थी जो उसने डिपार्टमेंट खास तौर पर बनाया गया अलग से। नेक्स्ट डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एक्ट कराची, और कराची में ये यूनिवर्सिटी थी, इंस्टीट्यूट था जो कि बायोटेक्नोलॉजी पर और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर वर्क किया जाता था। Next is Abdul Salam. He became the first Pakistani to receive a Nobel Prize and also the second Muslim to win the prize. ठीक है, ये सेकंड पर्सन थे जिन्होंने ओवरऑल जो प्राइज था वो विन किया। He played an important role in the development of peaceful use of nuclear energy. इसने न्यूक्लियर एनर्जी पर वर्क किया था, वो पीसफुल मेथड से, ठीक है, यानी क्योंकि कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये डेंजरस वर्क है, लेकिन उसने पीसफुल मेथड ड्राइव किया और उसके ऊपर वर्क किया। He was a science advisor to the government of Pakistan from 1960 to 1974. यानी जो डॉक्टर कदीर खान था उसने गवर्नमेंट को भी इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दी, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को किस सेफ मेथड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिहाज से क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, उसने साइंस की एडवाइज़र दी थी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज लास्ट इज द साइंस ऑफ द अरबिक इस्लामिक वर्ल्ड अंडर what remarkable development during the 8th to 13th century। जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो ज़्यादातर इन्वेंशन हुई है अरबिक इस्लामिक वर्ल्ड में, वो 8 से लेकर 13 सेंचुरी का जो एरा था वो बहुत ज़्यादा गोल्डन रहा। इसमें फॉलोइंग नॉलेज एंड इंटेलेक्ट दैट लेटर स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, ठीक है, जब वहाँ पर इन 8 से लेकर 13 सेंचुरी में जब वर्क किया गया तो ऐसा ऐसा वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस बोथ मेडिकल प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। ये जो वर्क था ये मेडिकल के हवाले से भी बेटर था और एजुकेशन के हवाले से भी, यानी इन दोनों से यहाँ पर जो उसका नॉलेज कोट किया गया था वो मेडिसिन के हवाले से भी उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन थी और एजुकेशन से, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।